हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पेस ऑफ साइंस। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेल सिग्नलिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो इसी कड़ी में हम लोग आज नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग की चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने लगभग 4 या 5 लेक्चर करवा चुका है, तो पहले आप उन पाँचों लेक्चर्स को देखिएगा तो ये लेक्चर समझने में आपको आसानी होगी। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग एक्चुअली इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसको जानते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रोल होता है वो वेसोडाइलेशन में होता है। तो एक्चुअली वेसोडाइलेशन इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी हमारे शरीर को रक्त की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है किसी विशेष स्थान पे, तो उस टाइम पे जो ब्लड वेजल्स का डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसी डायलेशन को हम लोग वेसोडाइलेशन कह सकते हैं। ठीक है, और देखना कि गैस ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग है ये गैसियस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। तो इसमें दो तरह के सिग्नलिंग आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड का, और दोनों वेसोडाइलेशन का रोल प्ले करते हैं। और ये वेसोडाइलेशन होता कैसे है, एक्चुअली जो हमारा ब्लड वेजल्स है उसके चारों ओर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो उन स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन प्रदान करके जो ब्लड वेजल्स का डायमीटर है वो बढ़ जाता है। और वो ब्लड वेजल इंडोथेलियल सेल्स का बना होता है। ठीक है, और इंडोथेलियल सेल्स के चारों ओर स्मूथ मसल्स होते हैं, और उन्हीं को रिलैक्स करके नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग के कारण वो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इस कारण से वेसोडाइलेशन होता है। तो आइए फिगर से जानते हैं। जैसे कि ये ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल है एक, तो उसके चारों ओर क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, और ब्लड जा रहा है। तो अगर डायलेट हो जाता है कहीं पे तो वहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ब्लड वेजल्स का डायलेशन हो जाता है, वेसो डायलेशन होता है, तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, उस एरिया में बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं इंडोथेलियल सेल्स का ब्लड वेजल्स है। ठीक है, फिर वेसो डायलेशन हो रहा है, और इसके चारों ओर क्या, स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नल है उसमें जो ब्लड वेजल्स है उसमें किस तरह का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे 3 फिगर्स देख रहे हैं, तो जो पहला फिगर है उसमें ब्लड वेजल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। ऐसा कब होता है, जब आपको कहीं पे चोट लग जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड फ्लो को घटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वहाँ पर वेजल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, तो पहला फिगर में वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड कम फ्लो होगा या फिर ब्लड रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा जो अवस्था है वो नॉर्मल अवस्था है, इसमें यूनिफॉर्म तरीके से ब्लड फ्लो करेगा। और तीसरा जो है वो डायलेट है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड रोल प्ले कर रही है, तभी वहाँ पर डायलेशन हुआ है, और वहाँ पर ब्लड फ्लो जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो पहला में आप लोग देखते हैं कि क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की अवस्था है, यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, दूसरा नॉर्मल ब्लड फ्लो है, और तीसरा जो स्टेट है वो वेसो डायलेशन स्टेट है। यहाँ पर स्मूथ मसल्स जो है रिलैक्स अवस्था में होंगे। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर वेसल्स का डायलेशन हो गया है और ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ जाएगा। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग हुआ है। अब हम लोग देखते हैं
कि नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल कैसा होता है वेसोडाइलेशन में, ठीक है। तो ये वाला फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। ये हमारा इंडोथेलियल सेल है, ठीक है, उसके चारों ओर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का सिग्नलिंग, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा न्यूरल सिग्नलिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। न्यूरल सिग्नलिंग जब इंडोथेलियल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जीपीसीआर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। जीपीसीआर रिसेप्टर जो है उसके बाद एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। एडिनाइल साइक्लेज साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करती है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है, और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज ए एक फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज बोलते हैं। प्रोटीन काइनेज ए क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। वही नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज जो है आर्जिनिन को सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर किसे कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया बहुत सारे एग्जामों में कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर कौन है, तो इसका आंसर होगा आर्जिनिन, ठीक है। तो उसके बाद जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये स्मूथ मसल्स में चली जाती है और स्मूथ मसल्स में जा कर के वो गुनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। गुनाइल साइक्लेज क्या करती है? गुनाइल साइक्लेज जो है CGMP को एक्टिवेट करती है, साइक्लिक GMP को एक्टिवेट करती है। साइक्लिक GMP जो है प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करती है। फिर प्रोटीन काइनेज G जो है वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है और वहाँ से वेसोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। फिर वेसोडाइलेशन हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह से समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा। पहले क्या होता है? न्यूरल सिग्नलिंग होती है। न्यूरल सिग्नलिंग के बाद जीपीसीआर एक्टिवेट होती है। जीपीसीआर एक्टिवेट होने के बाद एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होती है। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद साइक्लिक एमपी एक्टिवेट होती है। फिर प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होती है। प्रोटीन काइनेज ए जो है क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज बनाती है जिससे आर्जिनिन सिट्रुलिन में चेंज हो जाती है। उसके बाद एनो क्या है? स्मूथ मसल्स में जाती है। स्मूथ मसल्स में गुनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। गुनाइल साइक्लेज किसको फिर एक्टिवेट करती है? गुनाइल साइक्लेज जो है साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करती है। साइक्लिक जीएमपी प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज जी जो है स्मूथ मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, फिर वेसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग का। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिग्नलिंग है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। तो इसीलिए इसको अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिग्रेडेशन हो जाता है इसका, एनओ का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अनस्टेबल सिग्नलिंग है और इसकी शॉर्ट जो हाफ लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है, कुछ सेकंड्स के लिए होती है। तो यहाँ पर इसके लिए एक फॉस्फोडाइस्ट्रेज क्या करती है ना, यहाँ पर जो साइक्लिक जीएमपी है उसको वो जीएमपी में चेंज कर देती है, या फिर साइक्लिक एएमपी जो है उसको एएमपी में चेंज कर देती है, ठीक है। इस कारण से जो एनो का सिंथेसिस है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाता है, या फिर अगर CGMP को भी चेंज कर देंगे तो प्रोटीन काइनेज जी नहीं बनेगी, फिर वहाँ पर स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग की रेगुलेशन होती है। जो बचा हुआ CGMP है या फिर CMP उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, इसके कारण जो नाइट्रिक ऑक्साइड का सिग्नलिंग है वो रुक जाता है, ठीक है। और एक इसके कारण होता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज के कारण होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं।
जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन। ये मेडिसिन के रूप में यूज होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सोर्स भी है, ठीक है। और इसका यूज़ कब होता है? हार्ट पेशेंट्स में होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो को हार्ट की ओर बढ़ाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ होता है। और ग्लिसरीन के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग होती है, जिसके कारण वेसोडाइलेशन होता है। हाँ, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन के रूप में काम करती है। और एक मेडिसिन है स्लाइडनेफिल और टैडलाफिल, ठीक है। और ये कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को बनाए रखती है, ठीक है। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है CAGMP का और CAMP का, ठीक है। जिसके कारण NO का जो सिग्नलिंग है, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिग्नलिंग लगातार बना हुआ रहता है। इसके कारण से जो वेसोडाइलेशन लगातार होता है और ब्लड फ्लो वहाँ पर बढ़ी हुई रहती है। स्लाइडनेफिल या टैडलाफिल को शायद लोकल भाषा में वाइग्रा भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका भी यूज़ हार्ट पेशेंट्स में होता है। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, समझने में आसानी हुई, तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।